हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एमएलटी लर्निंग जोन में। हम लोग आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कोर्स का नाम है आरआईटी, रेडियोलॉजी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि हम इस कोर्स को कैसे करेंगे। लाइनअप नहीं मिल पाता है, सही गाइडेंस नहीं मिलता है, तो बच्चे भटक जाते हैं राह से। मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक रेडियोग्राफर टेक्नोलॉजिस्ट। ये आपको बताएंगे कि कैसे आपको इस कोर्स में आना है, इस फील्ड में आना है, इस फील्ड में स्कोप है कि नहीं, वो सब के बारे में आज ये बताएंगे आप लोग को। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में, फैजल जी। हाँ, मेरा नाम फैसल अहमद खान है। मैं अभी एमएससी आरआईटी का स्टूडेंट हूँ। निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर में मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। तो आप बताइए कि अगर कोई 10+2 किया है विथ साइंस स्ट्रीम से, ठीक है, तो वो इस कोर्स में आना चाहता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस जैसे आज के दिनों में हम सब जानते हैं कि इमेजिंग टेक्नोलॉजी मतलब बॉडी के अंदर का जांच करना, इमेज के बॉडी के अंदर का पार्ट्स में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, ये जो जांच होता है वो इमेजिंग के थ्रू हम लोग जाना जाता है फोटो के द्वारा। जैसे एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, यूएसजी हो गया, डेक्सा स्कैन हो गया, मेमोग्राफी हो गया। तो बहुत सारा अलग अलग मोडालिटीज, अलग अलग मशीन यूज होता है अलग अलग जांच के लिए। कुछ मशीन बहुत ऊपर का दिखता है, कुछ मशीन से हम और अंदर का अच्छे से दिख पाते हैं। तो आज के जमाने में ये जो एमएलटी हो गया, आरआईटी हो गया, ये सब बहुत अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज हैं जो मेडिकल फील्ड में यूज होता है। और हमको तुरंत आसानी से पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, उसके डॉक्टर को क्या होता है, बहुत सुविधाएं होता है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। तो जो एमएलटी हो गया, आरआईटी हो गया, ये सब एकदम एडवांस टेक्नोलॉजिकल कोर्सेस है। हाँ, ओटी टेक्नीशियन होता है। ओटी टेक्नीशियन का थोड़ा हम अलग रखेंगे कि ओटी टेक्नीशियन तो वो सर्जिकल काम वगैरह करते हैं डॉक्टर के साथ रह के। लेकिन एमएलटी और आरआईटी जो होता है, ये दोनों एक मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजिकल कोर्सेस होता है जिसमें हम लोगों को जांच करने के बाद पता चलता है कि पेशेंट का, मरीज का दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। मतलब कि देखा जाए तो जो एमएलटी और रेडियोलॉजी, ये डायग्नोसिस का बैकबोन है कोई भी डिजीज का। हाँ, एकदम। तो आप ये बताओ कि कोई 10+2 किया है और आरआईटी करना चाहता है, तो आरआईटी में जैसे कि एमएलटी फील्ड में डीएमएलटी होता है, बीएमएलटी होता है, तो क्या डिप्लोमा का कोर्सेस होती है आरआईटी में? हाँ, आरआईटी में डिप्लोमा का कोर्सेस होता है। आरआईटी में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर एक स्टेट का अलग अलग खुद का रहता है। हर एक स्टेट के अंदर डिप्लोमा कोर्सेस होता है 2.5 साल का, 2 साल उसमें कॉलेज रहता है और 6 महीने इंटर्नशिप रहता है। और बीएससी तो होता ही है। बीएससी आप अगर अभी चले जाएंगे किसी भी स्टेट में, बहुत अच्छा अच्छा यूनिवर्सिटीज वगैरह है, मेडिकल कॉलेजेस है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, सब में बीएससी भी होता है और डिप्लोमा भी होता है। लेकिन डिप्लोमा जो होता है वो पर्टिकुलर डिग्री कोर्स नहीं होता है। डिप्लोमा एक डिग्री होता है लेकिन वो डिग्री कोर्स नहीं होता है। डिप्लोमा 2.5 साल का होता है, ठीक है। और बीएससी जो होता है बीएससी पहले तो पैरामेडिकल के अंदर आता था, लेकिन बीएससी जो है वो अभी एलाइड हेल्थ केयर साइंस के अंदर आ गया है। तो बीएससी अभी आप कभी कई कुछ कुछ जगह में 3.5 साल का होता है, कुछ कुछ जगह पे 3 साल का भी होता है। लेकिन एक एडवांस गुड प्रॉपर वे में जो होता है वो 4 साल का होता है। 3 साल कॉलेज और 1 साल कंप्लीट इंटर्नशिप, 4 साल का वो सबसे बेस्ट रहता है। मतलब कि अब जितना भी पारा मेडिकल का कोर्स था वो एलाइड हेल्थ साइंस के अंदर आ गया है। तो इसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है या कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है? जैसे अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से शुरू करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में हर साल सीट निकलता है 10+2, उसका साइंस होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी होना चाहिए। अच्छा, मैथ वाले कर सकते हैं क्या आरआईटी? मैथ वाले मतलब जैसे कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, क्योंकि ये मेडिकल रिलेटेड केस आ गया ना, तो ये मेडिकल रिलेटेड कोर्स आ गया, इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मस्ट होना चाहिए। एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट का निकलता है रिक्वायरमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप कर सकते हैं। आप हर साल सेंट्रल एम्स में निकलता है। एम्स में ज्यादा नहीं, 20-25 मैक्सिमम सीट रहता है। हाँ, एंट्रेंस देना पड़ता है, हर साल निकलता है, आप एम्स से कर सकते हैं। बाकी जितना भी स्टेट का भी
गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ भी आप एडमिशन ले हाँ, सकते हो। जैसे पहले तो अभी मैक्सिमम स्टेट जो है उसमें स्टेट गवर्नमेंट में डिप्लोमा वाले कोर्सेज चल रहा है। पैरामेडिकल काउंसलिंग के अंदर एग्जाम होता है, पैरामेडिकल एग्जाम होता है, और उसके बाद आप उस पर्टिकुलर उस स्टेट एंट्रेंस का, एग्जाम से हम एडमिशन हाँ, ले सकते हैं आप उस स्टेट में। स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं। वो 2.5 साल का होगा, और वो क्या होता है, वो आपका मेरिट बेसिस पे होता है। आप अगर रैंक अच्छा करोगे, आपका रैंक ऊपर आएगा, तो आप प्रॉपर गवर्नमेंट में कर सकते हैं। आपका थोड़ा सा कम आएगा तो आप सेमी गवर्नमेंट में भी थोड़ा कम पैसा देके थोड़ा सेमी गवर्नमेंट में भी कर सकते हैं। कुछ कुछ जो अच्छा अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें आप थोड़ा लो रैंक से भी सेमी गवर्नमेंट में थोड़ा कम पैसे से कर सकते हैं। और इस पे स्टडी का कोई प्रेशर होता है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है? जैसे आप अगर देखेंगे कि डिप्लोमा वाले जो होते हैं, डिप्लोमा वाले जो होते हैं, वो लोगों का उन लोगों को फर्स्ट ईयर से ही ड्यूटी में लगा देता है। वो लोग फर्स्ट ईयर से ही, उनका स्टडी बहुत कम होता है। डिप्लोमा वाले जो होते हैं ना, हाँ उनका हाँ। स्टडी बहुत कम होता है। वो लोग मैक्सिमम हॉस्पिटल में पोस्टिंग करते हैं, वो लोग हॉस्पिटल में ही काम करते रहते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में उनको एक्सरे में पोस्टिंग लगा देता है पूरा। और सीटीएमआर जो है ना, सीटीएमआरआई, सिटी हाँ, हमारे। सीटीएमआरआई जो होता है, उन लोगों को इंटर्नशिप के टाइम पे भेजा जाता है। उन लोगों को मैक्सिमम सब जगह मैंने देखा है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, उन लोगों को एक समय ड्यूटी करना। और स्टडी क्या है, स्टडी उनका वैसे पर्टिकुलर बेसिस में क्लास तो नहीं होता है। अगर कोई अच्छा यूनिवर्सिटी कॉलेज हो गया तो उधर क्लास होता है, लेकिन बहुत कम होता है। और उधर, लेकिन देखा जाए तो जो बेसिक बेसिक सब्जेक्ट होता है, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी, हाँ, फिजियोलॉजी, हाँ, जैसे ये सब। आप मैं डिप्लोमा बता दिया, अभी मैं बीएससी का भी बताऊंगा। जैसे बीएससी कॉलेजेस जो होते हैं ना, बीएससी का, नहीं, डिप्लोमा में भी होता होगा ना, हाँ, सब्जेक्ट हाँ, तो हाँ, पढ़ाई होती हाँ, होगी ना, हाँ, तो क्या क्या बेसिक सब्जेक्ट सब्जेक्ट रहती सब्जेक्ट है? मैं बोलूंगा, उसके पहले मैं बोल देता हूँ बीएससी वालों बेस में। ओके हाँ, ओके। और बीएससी वालों में क्या होता है ना, बीएससी वालों में तो आप आपका तो बीएससी है, मतलब आपका हर सेमिस्टर होगा। हर कुछ कुछ जगह सेमिस्टर होता है, कुछ कुछ जगह ईयर होता है। और उसमें सिलेबस होता है पूरा, हर इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, प्रैक्टिकल होता है, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हर एक एग्जाम होता है। डेली बेसिस में क्लास होता है, अटेंडेंस होता है, सब कुछ मार्क करता है। 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। तो स्टडी का जो है ना, स्टडी का जो वेट है, वो बीएससी में बहुत ज्यादा है। आपको पढ़ना है, अच्छे से क्लासेस अटेंड करना है, सीखना है, थोड़ा थोड़ा करके बेसिक से आपको पढ़ाया जाता है। और आप हायर स्टडी भी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। और आप जो बोले हैं कि सब्जेक्ट का क्या होता है, हाँ सब्जेक्ट हाँ, में तो, बेसिक सब्जेक्ट तो। सब्जेक्ट में बेसिक तो पहले तो एनाटॉमी आ ही गया। एनाटॉमी तो रहेगा, और एनाटॉमी रहेगा, उसके साथ साथ आपको फिजिक्स रहेगा, रेडिएशन फिजिक्स का सब्जेक्ट रहेगा, जिससे मैकेनिज्म कैसे काम करता है एक्सरे के अंदर। एक्सरे ट्यूब होता है, एक्सरे और सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन मशीन के अंदर कैसे काम करता है, उसका हिस्ट्री क्या था, मॉडिफिकेशन क्या क्या हुआ है, धीरे धीरे कैसे कैसे मॉडलिटीज डेवलप डेवलपमेंट हुआ। हुआ है। हाँ, ये सब रहता है। फिजिक्स के अंदर बहुत कुछ रहता है। एमआरआई फिजिक्स बहुत हेवी होता है, उसके अंदर भी बहुत कुछ रहता है। एनाटॉमी हो गया, फिजिक्स हो गया, एक्सरे में पोजिशनिंग हो गया, प्रोसेस हो गया, टेक्निक हो गया, बहुत कुछ ऐसे टेक्निकल चीजें बहुत सारे हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है, पढ़ना है, और प्रैक्टिकली उसको खुद के अंदर स्किल डेवलप करना है, एक अच्छा रेडियोग्राफर, अच्छा रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट बनने के लिए। बहुत सारा चीजें होता है, बहुत सारा सब्जेक्ट होता है। बीएससी में तो बहुत सारा 4-5 हर सेमिस्टर में सब्जेक्ट होता है। 6-7-10-11 सब्जेक्ट तक होता है हर एक सेमिस्टर में। अच्छा फैजल जी, आप ये बताओ मेरे को कि कोई डिप्लोमा किया है, हाँ, तो जो इसका स्टार्टिंग पे स्केल कितना होगा जॉब में? जॉब में पहले तो आप डिप्लोमा बोले हैं, जैसे उसका। कुछ कुछ चीजें मैं आपको बोलता हूँ, कुछ कुछ चीजें जो है। जैसे पहली बात तो ये है, फ्रेशर्स को हमेशा सब लोग कम में रखना चाहते हैं। हाँ। पहली बात तो ये, हर कोई, क्योंकि अभी आप अगर जॉब का देखेंगे, अभी हर जगह छोटा मोटा डायग्नोस्टिक सेंटर हो गया, और नर्सिंग होम हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गया, हर जगह अवेलेबल है। और अभी ऐसा हो गया है ना हाँ, कि सब चाहते हैं कि एक्सपीरियंस, मेरे पास एक्सपीरियंस वाला बंदा हो। हाँ, लेकिन अगर कोई जॉब में रखेगा तब तो उसे एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन आप अगर कंप्लीट किए हैं ना, आप हाँ। अगर एक कोर्स खत्म किए हैं, डिप्लोमा किए हैं 2.5 साल में, और बैचलर किए हैं 3-4 साल में, तो आपको पहले बैठे नहीं रहना है। आपको शायद सैलरी कोई अच्छा नहीं देगा, लेकिन आपको घुमाएगा, आपको बोलेगा नहीं तुम्हें काम करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन आपको शुरू करना है। आपको आपका, आप जो 3 साल 4 साल 2.5 साल इन्वेस्ट किए हैं,
आपको शुरू करना है, काम करना शुरू करना है। अगर आप किसी चीज को शुरू करोगे ना, तो वो धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट करके देगा। लेकिन आप बोलोगे हम इतना सैलरी में नहीं करेंगे, जब अच्छा सैलरी आ गया तब करेंगे, तब तो आपका थोड़ा लेट हो जाएगा और आप थोड़ा धीरे धीरे खुद में भी डिप्रेशन में चले जाओगे। क्योंकि आपको कम हो ज्यादा हो कुछ भी हो, शुरू करिए, आप खुद का एक्सपीरियंस बढ़ाइए, आपको खुद का स्किल बढ़ाइए, अपने आप को काबिल बनाइए, मजबूत होइए, तो फिर आप खुद से डिमांड कर सकते हैं कि कि हाँ मुझे इतना सैलरी हाँ चाहिए ना। मुझे मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करिए। तो आपके अंदर वो इंटेंसिटी होगा, आपके अंदर वो एनर्जी होगा काम करने का, स्किल, आपका स्किल अच्छा है, आप हैंडल कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट को, एक हॉस्पिटल को, एक डायग्नोस्टिक सेंटर को, तो आपको वो रख लिया जाएगा। आपका काम आपका सबूत है। तो स्टार्टिंग में फ्रेशर को कितना सैलरी मिलता है? स्टार्टिंग में जो आप बोल रहे हैं, स्टार्टिंग में जैसे अगर डिप्लोमा वाले देखेंगे तो डिपेंड करता है क्या कर रहा है वो। अगर एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, सैलरी तो डिपेंड करता है ना, सैलरी जैसे आप अच्छा स्टेट ये वाइज। और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जो एक्सरे टेक्नीशियन है, जो एमआरआई टेक्नीशियन है, सबका अलग अलग सैलरी होता है या सेम होता है? जैसे मैं कुछ बातें बोलता हूँ। जैसे सैलरी फर्स्ट जो है वो स्टेट के बेसिस में होता है। कुछ स्टेट में इतना इतना होता है, कुछ स्टेट में 1-2 हजार 3 हजार 4 हजार ज्यादा होता है। और आप किस लोकेलिटी में काम कर रहे हो, आप अगर पर्टिकुलर एक अच्छा सिटी में काम कर रहे हो, सिटी में जॉब कर रहे हो और अच्छा हॉस्पिटल है, तो आपको थोड़ा मिलेगा ज्यादा। आप अगर थोड़ा सिटी से नीचे आ गए, थोड़ा सा गांव इलाका में कोई डायग्नोस्टिक सेंटर हो गया, छोटा सा नर्सिंग होम हॉस्पिटल हो गया, उसमें काम कर रहे हो जिसमें दिन में कुछ कम पेशेंट आते हैं, तो आपका सैलरी उस लेवल पे होगा। तो सैलरी फर्स्ट आपको, जो सब लोग चाहते हैं कि मैं कितना कम में रख सकता हूँ। तो आप अगर कोई नॉर्मल डायग्नोस्टिक सेंटर हो गया या कुछ में हो गया, आप अगर सिर्फ एक एक्सरे टेक्नीशियन पे काम करोगे, तो आपको 8 से 12 हजार रुपया स्टार्टिंग में मिलेगा। स्टार्टिंग की बात मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, आप अगर 1 साल का एक्सपीरियंस वहां से लेके कहीं और जाओगे, तो आपके सैलरी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होगा कि मैंने 1 साल इन्वेस्ट किया है काम में, तो मुझे काम 1 साल में अच्छा आ गया है, मैं और अच्छा कर सकता हूँ, तो आप मुझे इतना सैलरी में रख सकते हैं। और आप जो बोले हैं कि जैसे एक्सरे सीटी एमआरआई अलग अलग होता है, एक्सरे से अच्छा सीटी होता है, सीटी से और बेटर एमआरआई होता है, ये सब इम्प्रूवमेंट है। और जो एक्सरे मशीन होता है उसके अकॉर्डिंग सीटी स्कैन और एमआरआई का मशीन का प्राइस बहुत ज्यादा होता है, करोड़ों में होता है। हाँ वो तो होता है। तो अगर कोई एमआरआई टेक्नीशियन है, तो एमआरआई टेक्नीशियन अगर अच्छा है और अच्छा जगह काम करता है, उसको 35-40 हजार तो आराम से मिल जाएगा। मेन बात यह है कि आपको अच्छे से काम करना आना चाहिए। आप अगर अच्छे से एमआरआई कर पा रहे हैं, एमआरआई थोड़ा है हेवी काम है और थोड़ा अच्छे से करना पड़ता है उसको, सेंसिटिव सेंसिटिव काम है। तो आप अगर अच्छे से एमआरआई कर सकते हैं, अच्छे से सीटी स्कैन कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा सैलरी आपको एमआरआई में मिलेगा। आप अगर एमआरआई में काम करोगे अच्छे से, तो आपको अच्छा सैलरी मिलेगा। और एमआरआई करने के लिए आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अचानक से फ्रेशर्स को एमआरआई में जॉब बहुत कम मिलता है, वो भी मैक्सिमम बीएससी वालों को मिलता है, बीएससी एमएससी वालों को मिलता है। और एमआरआई में आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सैलरी देगा। मतलब कि ये जो अलग अलग टेक्नीशियन है, एमआरआई टेक्नीशियन का सैलरी सबसे हाई अलग होता है, है। उसके बाद सीटी का भी अलग है, एक्सरे का भी अलग मैं है। और एक बात बोल देता हूँ, कुछ जगह पर एमआरआई सब जगह नहीं होता है, कुछ मैक्सिमम जगह पे एक्सरे होता है, और CT थोड़ा होता है। अच्छा जगह अगर देखेंगे तो एक्सरे और सीटी स्कैन होता है। और सबसे अच्छा जगह पे एमआरआई एक्सरे सीटी सभी होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो टेक्नीशियन को रखते हैं वो एक्सरे भी करते हैं और सीटी स्कैन भी करते हैं, तो उसका सैलरी सिर्फ एक्सरे करने के से थोड़ा अच्छा ज्यादा होता है। और कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ सिर्फ एमआरआई कराते हैं, और कुछ जगह ऐसा होता है एमआरआई भी कराते हैं और सीटी भी करते हैं, तो उसका सैलरी मॉडरेट होता है। लेकिन सबसे अच्छा आप अगर सैलरी का पे स्केल देखेंगे, तो सबसे ज्यादा आप एमआरआई टेक्नोलॉजिस्ट को या एमआरआई रेडियोग्राफर को सबसे अच्छा सैलरी मिलता है। उसमें एक्सपीरियंस चाहिए ना। एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि आपका वो अब 5-10 करोड़ का मशीन आपको छोड़ रहा है, आप और भरोसे दे रहा है, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, वो आपके अंदर होना चाहिए। और बीएससी अगर कोई बैचलर करता है, बीएससी आरआईटी, ठीक है, तो उसका सैलरी कितना होना चाहिए? बीएससी आरआईटी अगर आप कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली एक कॉर्पोरेट जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपने बीएससी आरआईटी में अपने इंटर्नशिप में अच्छे से एक्सरे सीटी एमआरआई अच्छे से सीखा है, तो आप खुद का सीवी
दे सकते हैं। मैक्सिमम एमआरआई में बहुत कम लोग को होता है नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, एमआरआई में बहुत लोगों का भी होता है। अगर आप अच्छे से काम सीखे हो तो जैसे आप बेसिक में एक्सरे या सीटी में तो सीबी अप्लाई कर सकते हैं, और उसके सैलरी पे स्टार्टिंग आपको 15,000 से ऊपर तो मिल ही जाएगा। और वो मतलब मैं 15,000 से above हाँ आपको अब मिलेगा। मिल जाएगा। आप मैं उसको स्टार्टिंग का बोल रहा हूँ। आप अगर एक साल कहीं पर 15,000 में एक्सपीरियंस कर लिए हो तो आप कहीं और जगह पे अप्लाई कर सकते हो, सीबी देके 20,000 अब आप डिमांड कर सकते हो। और उसके लिए आप अगर सिर्फ सिर्फ एक्सरे कर रहे हो तो उसका आपका मैं 15,000 बोला। लेकिन आप अगर एक्सरे के साथ साथ सीटी स्कैन भी करते हो या सिर्फ सीटी स्कैन भी करते हो, आप 15 से 20 हजार या उसके अब, अगर उस हॉस्पिटल का कैपेबिलिटी अच्छा है, उस हॉस्पिटल में अच्छा खासा पेशेंट आता है, अच्छा खासा स्कैन होता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको सैलरी मिलेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपसे हाँ कि बोलिए। अभी डिप्लोमा करना बेहतर रहेगा रेडियोग्राफी में या बैचलर करना बेहतर सबसे नहीं रहेगा? नहीं 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 जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम में बहुत पहले से ही उसको एलाइड हेल्थ साइंस घोषित कर दिया गया है। फिर डिप्लोमा वाला नहीं रहेंगे, कुछ 5-7 5 5 10 साल बाद डिप्लोमा तो पूरा उठ जाएगा। हाँ डिप्लोमा कोई, क्योंकि डिप्लोमा पर्टिकुलर कोई डिग्री नहीं है, आप ग्रेजुएट नहीं है, लेकिन आप बीएससी कर रहे हो, आप ऑनर्स कर रहे हो, आप ग्रेजुएट हो, तो सबसे अच्छा बीएससी करिए आप, और अच्छा लगे तो एमएससी करिए, पीएचडी करिए, रिसर्च स्कॉलर बनिए, आपका डेवलप करिए धीरे धीरे। आप बीएससी करेंगे ना तो आप सिर्फ आरआईटी में नहीं, आप ग्रेजुएट हो गए हैं, आप यूपीएससी दे सकते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे सकते हैं। मतलब कि जो बैचलर करना सही रहेगा, इससे स्कोप खुल जाती है। हाँ आप बीएससी कर रहे हैं और वो भी एक साइंस के सब्जेक्ट है ना ये, और आप ग्रेजुएट हो गए हैं, आप उसके उसके बाद आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, या हर स्टेट में बीडीओ एसडीओ का जो होता है पोस्ट होता है, या ऑफिसर्स जो होते हैं हर स्टेट का जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि 10+2 करते हैं, उसका डिप्लोमा करते हैं, डिप्लोमा करके 2 साल 3 साल बर्बाद करते हैं, फिर बैचलर करते हाँ वो हैं। लैटरल में एंट्री लेते हैं। हाँ, तो लेकिन उससे हो जाता है कि बच्चा का टाइम ज्यादा चला टाइम जाता जाता है। है। मैं एक चीज आपको यहाँ बोलना चाहता हूँ। कुछ लोग जब एक मैं भी जब एचएस हायर सेकेंडरी कंप्लीट किया था, तो उसके बाद मेरा भी बेसिक क्लियर नहीं था कि क्या करना है, कौन सा कोर्स बेटर है, ये क्या करना है। तो जो लोग उन लोग 10+2 पास करके आते हैं, उन लोगों का आइडिया क्लियर नहीं होता है कि क्या करना है, गोल क्या है, उन लोगों का गोल पहले क्लियर नहीं होता है। उनको डिपार्टमेंट के अंदर जाके ही पता चलता है कि कोर्स क्या है, उसके इम्प्रूवमेंट क्या है, बेटर क्या है। तो लोगों को ये सब प्रॉब्लम हो जाता है। मैं इसलिए गाइड तो सजेस्ट यही करूंगा कि आप अगर किसी कोर्स में जाना चाहते हैं तो उस कोर्स का बेस्ट चूज कीजिए। आप अगर कर रहे हैं, आप रेडियोलॉजी कर रहे हैं या एमएलटी भी कर रहे हैं, ओटी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उसका ग्रेजुएट लेवल का कोर्स से करिए, बीएससी करिए। क्योंकि आप बीएससी कर रहे हैं मतलब आप एक प्रोफेशनल हो रहे हैं, आपके अंदर वो फील आएगा कि आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। तो आप बताइए कि इस फील्ड में अगर कोई आ जा रहा है, ठीक है, तो फर्दर वो दूसरा फील्ड चेंज कर सकता है। जैसे कि रेडियोलॉजी है, ठीक है, रेडियोलॉजी में ये कोर्स आता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी एक अलग चीज है। आप वो रेडियोलॉजी में आता है, वो अलग है। नहीं 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 मैं बोल रहा हूँ रेडियो थेरेपी जो है, रेडियोथेरेपी जैसे हम जानते हैं कि रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो होता है आरआईटी, वो होता है डायग्नोस्टिक पर्पस कोर्स। के लिए। हाँ वो हमको जांच में पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, डायग्नोसिस करते हैं हम। लेकिन रेडियोथेरेपी जो है, रेडियोथेरेपी एक ट्रीटमेंट प्रोसीजर है। रेडियोथेरेपी में क्या होता है, रेडियोथेरेपी में हम लोग कैंसर सेल जो होता है उसको ट्रीट करते हैं। कुछ मशीन वगैरह होता है उधर, गामा रे यूज करते हैं, ऐसे कुछ यूज करते हैं। यूज करते हाँ हैं। उसको हम यूज करके रेडियोथेरेपी में, रेडियोथेरेपी जो हो गया वो थेरापेटिक प्रोसीजर है। हाँ वो ट्रीटमेंट के अंडर आ गया। तो रेडियोथेरेपी जो है, रेडियोथेरेपी का भी डिप्लोमा होता है, रेडियोथेरेपी का भी बीएससी होता है, एमएससी होता है। रेडियोथेरेपी अलग फील्ड होता है, अलग कोर्स होता हाँ है। ठीक है, हाँ। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर आप 10+2 किए हो और रेडियोग्राफी का फील्ड में आना चाहते हो, तो आप इस प्रोसेस के द्वारा आ सकते हो। 10+2 करो एंड देन
साइंस लेके करो, पीसीबी होना चाहिए। उसके बाद जो फैजल जी ने बताया उसको आप फॉलो कर सकते हो। फैजल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द एक नया वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप लोग स्टे कनेक्टेड रहो।